बगल में माइक है वो बंद कर लें कृपया। देखिए कैमरा लिखा है, कैमरे के बगल में एक माइक है, वो माइक को कृपया बंद कर लें तो अच्छा रहेगा। सभी साथी मैं नाम बोलूंगा तभी बोलें तो और अच्छा रहेगा, लाइव बात होगी तो और अच्छी बात होगी जी। भाई कृपया देखिए बगल में माइक है मित्रों, आप ही के कैमरे के बगल माइक ओके, बहुत सही। साहब आप भी बंद कर लीजिए, कृपया अपनी माइक बंद कर ले भाई साहब। मेरी आवाज सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? कृपया हमारे जितने दर्शक बंधु हैं, मैं सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और भारत के प्रथम नागरिक और भारत के सभी भविष्य भाइयों और बहनों माताओं, क्योंकि प्रथम नागरिक मैंने इसलिए कहा हूं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, मगर मैं इसलिए सभी को नागरिक कह रहा हूं। प्रथम हो सकते हैं क्योंकि आप लोग भी ऐसे कर्तव्य करते हैं, कार्य करते हैं जो भारत के प्रथम नागरिक बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको ढेर शुभकामनाओं के साथ जनता की अदालत में आपके लोगों के बीच में कार्य शुरू किया हूं। जनता की अदालत में जनता की बात कहने का अवसर मिला है। आप लोगों ने बेहद मांग किया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद के द्वारा एक जनता की अदालत शुरू किया जाए। आप लोगों की मांग को बेहद गंभीरता से लेते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद और अब तक टीवी चैनल ने आप लोगों की मांग को जनता की अदालत के माध्यम से पहुंचाने का निर्णय लिया है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कृपया अपनी माइक बंद कर ले भाई साहब। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? और आप सुनने के बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, फिर आपको सीट से हटा दूंगा क्योंकि आपके अंदर डिस्टर्बिंग होती है और जो डिस्टर्ब करता है तो शायद वो कार्यक्रम में हम उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब करते हैं। अनुज अग्नोत्री जी नमस्कार, और मैं चाहूंगा माइक बंद कर लें। अनुज जी नमस्कार, कृपया अपनी माइक बंद कर लें। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, लाइव आने के बाद तुरंत ही माइक अपनी बंद कर लें। अनुज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। आप माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बंद है सर। मेरी आवाज सुने हैं? सभी साथियों को ढेर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं 5 मिनट बोलना चाह रहा हूं, फिर 5 मिनट के बाद सभी साथी हमारे बारी बारी से बोलेंगे। दोस्तों आज हमारे साथ में जितने हमारे जुझारू कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, अनुज अग्नोत्री जी, गंगा प्रसाद जायसवाल जी और राजेश तिवारी जी जैसे हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम कहना चाहूंगा, सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों जनता की अदालत कार्यक्रम इसलिए रखना पड़ा, लोग बड़े बड़े अदालतें बनाते हैं, हमने सोचा जनता की आवाज कोई नहीं सुनना है, इसलिए जनता की आवाज अब तक टीवी चैनल बनना चाहिए। हमने देखा जब बड़े आदमी की खांसी आती है तो बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े कैमरामैन उनके पीछे दौड़ते हैं, और जब कल्लू का लड़का भूख से तड़प तड़प के मर जाता है तो कोई देखने नहीं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद और अब तक टीवी चैनल ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी जनता की अदालत में अब तक टीवी चैनल को चलाएंगे, अब तक टीवी चैनल के माध्यम से कहेंगे, जिसमें गरीब जनता अपनी बात को कह सकेगी और अपनी बात को बेबाक तरीके से लड़ाई लड़ सकेगी। इसके लिए मैंने कोई बनावटी नहीं किया, हमने बिल्कुल जनता के बीच में जाने का काम किया हूं। जनता की आवाज, और हम जनता की आवाज के माध्यम से जो गरीबों की समस्या है, कई बार ऐसे होते हैं कि तमाम साक्ष्य और प्रमाण होते हैं, साक्ष्य और प्रमाण होने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल पाता है या आपको न्याय नहीं मिल पाता है। आप नेता से लेकर के चौखट तक दौड़ते नहीं मिलता है, और इंसाफ न मिल पाने के कारण आप मायूस हो जाते। कारण यह है कि अधिकारियों तक बात आपकी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। आप गए,
हो सकता है अधिकारी आपको न्याय देना चाहता है, मगर आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, आप रास्ते से बाइक हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जनता की अदालत के माध्यम से अपनी बात को रखें और आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि जनता की अदालत में आपको इंसाफ मिले, क्योंकि जनता की अदालत आपकी आवाज सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाता है। सक्षम अधिकारी तक ये बात जब पहुंचती है तो सक्षम अधिकारी आपको न्याय देने का काम करते हैं। होता क्या है, आपकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है और मामला ये होता है ढाक के 3 पात ही रह जाते हैं। क्योंकि हमने देखा हूं बहुत से साथी हमारे जाते हैं, एसपी साहब से मिलने जाते हैं, मगर एसपी साहब के बाहर तैनात पुलिसकर्मी शायद नहीं मिलने देते, या उनके अंदर डर और भय बैठ जाता है। कागज देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लोगों की समस्या जनता के अदालत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाए, रखी जाए, जिससे आपको इंसाफ मिल सके। तो हमारे सभी साथी आ चुके हैं और मैं सभी साथियों को ढेर शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और सभी भाई राजेश तिवारी जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। राजेश तिवारी जी, और हमारे बीच में बहुत साथी ऐसे हैं जो लाइव आना चाह रहे हैं, आने का कष्ट करें। और हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं, कार्यक्रम की तरफ मूव करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन साथी कहेगा और अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में किसी के यहाँ कभी भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कृपया आप डरे नहीं, आप अपनी जवान को कहें। क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे वो बहुत कम संख्या में, अगर उनके जुल्म को हम लोग उसी जगह विरोध कर देते तो शायद वो लंबे समय तक भारत में राज्य नहीं करते और सोने की चिड़िया कहने वाले भारत आज जिस तरीके से है उस तरीके से नहीं, कुछ और ही। क्योंकि अंग्रेज जब आए तो लूट के ले गए। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी किसी के साथ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो कृपया आप डरे नहीं, कृपया आप डट करके उसका मुकालबा करें और कहें। क्योंकि सच कहना, हमने आज लिखा हूं जनता की अदालत में, सच कहेंगे तो झूठे तड़प, सच कहेंगे तो झूठे तड़प जाएंगे। अब तक टीवी चैनल जन जन की आवाज बन जाएंगे। तो आपने आवाज बनने के लिए आए। और दूसरी बात, कुछ चलते पद चिन्हों पर, कुछ चलते पद चिन्हों पर, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं और यही सूरमा इस जग में जो अपना नाम। तो दोस्तों, मैं जानता हूं आपके अंदर साहस भरा हुआ है, त्याग है और आपको कुछ करने की जरूरत है। तो आपको अब तक टीवी चैनल आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका। आपके क्षेत्र में कहीं पर कोई भी जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपकी जनता की अदालत, आप लाइव आए, कहें और बताएं कि अब ना मैं जुल्म सहूंगा और ना ही जुल्म। जो लोग जुल्म करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। ये हमें आपको ठानना होगा और ये हमें आपको करके दिखाना होगा। तो हमारे साथ भाई सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे देर में आए थे, अगर कोई बात नहीं, गौरव सिंह जो बजरंग दल से हैं और भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मैं इन्हें लाइव पे लेते हैं और बात करते हैं भाई गौरव सिंह जी से। गौरव सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर, नंबर मिल गया था प्रधान का जी, मैंने बात किया हूं, उन्होंने जो भी समस्या आपने कहा है, कहा मैं देखूंगा और उस पर निर्णय कराने का प्रयास करूंगा। मैंने प्रधान जी से कहा हूं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इस सभी कार्य को प्रस्ताव में करा दिया। और क्योंकि ये पहले वाले प्रधान जो थे उन्होंने काम अधूरा करके मुझे दिया है और मैं जब बजट पैसा निकल जाता है तो फिर हम कैसे कराएं।
ये बात प्रधान जी ने बताया है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ये नए प्रधान ने बनवाया था या पुराने प्रधान ने? पुरानी। तो पुराने प्रधान ने बनाया था, तो नए प्रधान ने यही कहा कि भाई साहब, जब कोई बजट आता है, तो मान लीजिए आपने पैसा खर्च कर दिया है, गलत हुआ है, तो मैं उस सज्जन से कहना चाह रहा हूं, जिसने आपने शिकायत दर्ज करी है, गौरव सिंह ने शिकायत दर्ज कराया है, तो ये कंप्लेंट खंड विकास अधिकारी के पास कर दें, ऑनलाइन कर दें। अगर नहीं जान पा रहे हैं, तो कृपया आप ऑनलाइन कर दें कि ये शौचालय में ना तो टूटी लगी है, ना नल लगी है, जिससे शौचालय नहीं चल पा रहा है, और आप जन सुनवाई में आप एक शिकायत गौरव सिंह जी दर्ज कर, जिससे वो प्रधान की जवाबदेही होगी और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेरे शासनकाल में ये नहीं बना है, इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं है, और जो भ्रष्टाचारी होगा वो जिम्मेदार रहेगा। तो गौरव जी, ये बात बिल्कुल सही उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि भाई वो जो शौचालय थे वो मेरे पहले बन गए, जो मुझे हैंडओवर किए गए तो अधूरे थे, पैसा निकल गया, मगर पैसा निकालने वाला व्यक्ति कौन है? जिम्मेदार सेक्रेटरी और प्रधान है, और मेरे कार्यकाल में निकले नहीं है, मगर क्योंकि मेरे कार्यकाल में, इसलिए ये ज्यादा परेशानी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनसे एक एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर एक प्रार्थना पत्र देंगे, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप जरूर उन पर भला आपको इंशाअल्लाह। और भाई मनोज जी, मैं कहना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं तो मनोज जी आप भी आ सकते हैं लाइव पे। इस मीटिंग में अपनी बात कैसे रखें, रख सकता हूं, मुझे अपनी बातों को रखना चाहता हूं। बिल्कुल मनोज जी, ये जनता की अदालत है, और अपनी बात को नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें और आपको सीट दी जाएगी। तो गौरव सिंह जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। आप संतुष्ट हैं? हम्म। बहुत सही, धन्यवाद। तो आप बताने का कष्ट करें कि आप क्या समस्या थी, और आपने क्या जनता की अदालत में कहा था, जिसका आज आपको रिजल्ट मिल रहा है, बताइए। गौरव सिंह जी, आपने तो जनता आपकी रिपोर्टर। तो गौरव जी, आपने जनता की अदालत में क्या कहा था? आपने जनता की अदालत में कौन सी बात कही थी? हमने शौचालय के बारे में शौचालय के विषय में बताया था। दर्शक बंधु सुन रहे हैं, भाई हमारे गौरव सिंह जी ने शौचालय के विषय में बताया था कि मेरे यहाँ शौचालय जो बना है, वो शौचालय केवल कहने के मात्र है, और उसमें कोई सुविधा नहीं है। जब मैंने प्रधान जी से संपर्क किया, तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया, और इसका नतीजा ये हुआ कि वर्तमान प्रधान उसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं गौरव सिंह जी कि कृपया आप फिर ये शिकायत दर्ज कराएं, और फिर अपनी शिकायत कहें, बिल्कुल आपको इंसाफ मिलेगा। प्रधान जी ने कहा मैं उस व्यक्ति के साथ हूं। जी सर। बहुत बहुत और किसी को कहना चाहते हैं? भाई जायसवाल साहब जी, जायसवाल जी, गंगा प्रसाद जायसवाल जी, जी सर। जी बताइए, जनता की अदालत जी के विषय। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए जनता की अदालत में क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं तो अभी देना चाहूंगा जिसके साथी हमारे साथ जुड़े हैं। जी और सबसे कह रहा हूँ कि सभी लोग और भी लोग को जोड़े हैं। जी तो जनता को कुछ जिससे समाधान को क्या नहीं सके। और मैं बाइक बाइक पे चल रहा था, और आपने आपका ठीक है घर में करना चाहते करके अभी जो है लगता है लग जाएगा घर जाने में। बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आपका सफल मंगलमय हो। और आपने कहा, और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आप भी से भी मैं निवेदन करूंगा, गंगा राम जी, कम से कम गंगा प्रसाद जायसवाल जी, कम से कम आप 10 ग्रुपों में जरूर शेयर करें, और लोगों को बताएं, और आप सफर करें, क्योंकि आप गाड़ी में हैं, और इसलिए आपको दिक्कत भी हो रही होगी, इसलिए। जी जी जी, ग्रुप में तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ
में जोड़ने से काम काम चलता है। अगर काम से आता है तो उसे बताया जाए कि हम जब कर रहे हैं, हमारी जनता की मेहनत उससे लोगों को नहीं दिला रहे, तो बताना पड़ता है कभी नहीं। जी, तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल मिले रहिए और सभी लोग जुड़ते रहिए और देखते रहिए अब तक टीवी चैनल। और हमें सभी दर्शक जितने हैं वो सभी एक दूसरे को शेयर करेंगे, लोग मिलते रहेंगे और देखते रहें अब तक टीवी चैनल। गंगा प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप अभी सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ जो इतने साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने हमारे साथी हैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ जो हमसे बात कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें जो हैं वो यूट्यूब पे दिख सकते हैं। अगर टीवी नहीं है तो आप परेशान मत हो, आपके सामने तुरंत जाइएगा और अभी आपको दिखाई पड़ेगा। भाई उस पर आप आइए और यूट्यूब पे लिखिए अब तक टीवी लिखिए और अब तक टीवी में आपको दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा और उसमें ये आएगा आप जो मुझसे बात कर रहे हैं वो सब चलता हुआ दिखाई देगा जहां पर अब तक टीवी चैनल आएगा। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें बात करें। जी, अब भाई हमारे साथ में मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी बताइए, मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? मनोज कुमार मौर्य ये लिखा है कि अर्पणा टीवी न्यूज चैनल कौशाम्बी का जिला रिपोर्टर हूं। 8/8/2022 को इनको 8/8/2022 को गायों की खबर कवरेज करने गए थे और वहां पर प्रधान ने गाली गलौज किया और जान से मार देने की धमकी दी। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? जय सर, मैं मनोज कुमार। मनोज जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ कौशाम्बी जिले से जी, और मैं सैनी थाना को गौशाला पड़ता है जी, जहाँ पे गौशाला में जो भी गाय मर जाती है उसके हड्डियों को चमड़ियों का व्यापार होता है जी, जिसका वीडियो हमारे पास है, पूरा मौजूद है, साक्ष्य और सबूत है, जिसकी शिकायत मैंने सैनी थाना में दी जी। और कौशाम्बी जिलाधिकारी को भी दिया, थोड़ा वीडियो को वीडियो, लेकिन 2 महीनों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर से कृपया अपनी शिकायत दर्ज कराने कष्ट करें भाई। कहाँ चले गए भाई? फरुखाबाद नरेश भाई चले गए, फिर वह छोड़ करके क्या मैं मामला है? गौशाला वाले लिखिएगा नहीं, कृपया अपनी बात मुंह से कहने का कष्ट करेंगे तभी मैं सुन पाऊंगा। अधूरी बात मैं सुनना नहीं चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं अपनी बात को स्वयं कहें। दोस्तों आप जाइएगा नहीं, मैं आपको 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं। जय हिंद, जय हिंद। बताइए भैया क्या कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम बढ़िया है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, आप कह रहे हैं। तो मैं जाना कि लोगों के प्रति रुचि कैसी है, इस कार्यक्रम के प्रति रुचि कैसी है? अच्छी है, लेकिन जनता बात लाइव आने के लिए लाइव आ रही है और मैं चाहूंगा कि जो सज्जन हमारे लाइव आना चाह रहे हैं कृपया आ जाएं। और हिमांशु सर मैं चाहता हूं माइक बंद कर लें। हिमांशु सर जी अपनी माइक कृपया, हाँ ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको देना चाह रहा हूं। और भाई भी हमारी बात करें मनोज कुमार मौर्य जी, मनोज कुमार मौर्य जी कृपया आप अपनी अधूरी बात छोड़ दिए, कृपया आने का कष्ट करें। जी बताइए मनोज जी क्या कहना चाह रहे थे? तो मैंने सर उसकी शिकायत मैंने डीपीओ साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, सैनिक पुलिस प्रशासन को भी दी है, लेकिन वो लोग तो प्रधान के पक्ष की ही बात करते हैं और उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। माने प्रधान के पक्ष में बात करते कोई कार्रवाई, मामला क्या है? पूरी बात मामला बताने का कष्ट करें। बताइए।
आगे में तो जी मैं चाहूंगा एक बार कट के फिर से आइए, क्योंकि आपकी आवाज पिक कर रही है। शायद मैं चाहूंगा फिर से मनोज जी एक बार अटके और दोबारा आइए, क्योंकि आपकी आवाज शायद साफ नहीं आ रही है, जिस कारण मैं चाहूंगा कृपया पुनः आने का कष्ट करें मनोज जी, क्योंकि जब आपकी आवाज नहीं आएगी तो हम कैसे आपकी बात को सत्कारियों के बीच ले चलेंगे। जी मनोज जी कृपया मैं चाहूंगा तो हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी कृपया भाई हिमांशु सर जी, हिमांशु सर, भाई अलीगढ़ नरेश जी सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे साथ जो जनता की अदालत में लोग आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, जरा देखिए भाई ऊपर, आप कृपया ऊपर देखिए, आपके हमारे बगल में भाई साहब हैं, जरा उनके नाम बताइए। नौशाद त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। नौशाद त्यागी जी को मैंने जान के रोक रखा है कि भाई नेताजी आए हैं, थोड़ा नौशादी त्यागी जी बिल्कुल अपने पूरे जिले की बात कहेंगे, बड़ा काम है। नौशादी त्यागी जी आपका स्वागत है। नौशाद जी कहिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार। और जनता की अदालत में अब तक दिल्ली पर जो जनता की अदालत चल रही है मान्यवर जी जितने भी सामाजिक साथी जुड़े हैं अपना कीमती समय दे रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी कुछ किसानों से जुड़ी समस्या है जो सरकार ने बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, उनके गन्ने के रेट बढ़ाएंगे जी और उनको जो है विशेष तरीके से सुविधा दी जाएगी। जी लेकिन मान्यवर गन्ने का रेट आज भी 350 रुपए है, जी जबकि एक बीघा गन्ना तैयार करने में मान्यवर समथिंग 10,000 से 15,000 का खर्चा आ जाता है। जी और उसमें गन्ना पैदा 19 से 45 कुंटल तक एक बीघा में गन्ना पैदा होता है। जी तो मान्यवर 350 में एक साल में गन्ने की फसल तैयार होती है। जी उसमें सब इतनी दवाइयां महंगी महंगी दवाइयां डलती हैं, 14 से 15 बार उसमें पानी डलता है जी और साल भर का जी क्या है। बिल्कुल सही कहा। मैं ये बात बिल्कुल जायज है, किसानों के हक की बात है। किसानों के लिए सरकार ने कहा था कि हम निःशुल्क पानी उपलब्ध कराएंगे, बिजली बिल उनके माफ करेंगे, और उन्होंने सरकार ने कई नीतियां लगाई थी। मगर आज हमें कई जगह से मेरे पास फोन आया है, बताया है कि साहब हमारे ट्यूबवेल में मीटर लगा दिए गए, और यहाँ तक मान्यवर एक हम लोग छोटी सी दुकान लेकर अगर किराए पे दे सकते हैं, सालाना का उसका कम से कम अगर 5,000 रुपए महीना के हिसाब से भी लगाए तो सालाना का देख लीजिए आप कितना बैठता है। जी और किसान की 20 बीघा जमीन एक साल के लिए जो उसको जोतता है, तैयार करता है, उसमें खाद बीज डालता है, 350 रुपए पर कुंटल के हिसाब से उस गरीब को मिलता क्या है। मान्यवर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार। बिल्कुल सही है ये बात, जो बिल्कुल लगा हुआ है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल सही समस्या है, और आपने जिस तरीके से बात कही है, क्योंकि आज जो जंगली लकड़ी है, जो जंगल में लकड़ी आती है, वो लकड़ी 5 रुपए कुंटल के हिसाब से बिकती है। मगर किसान की गन्ने की फसल, जिसमें जंगली लकड़ी काट करके सूखी लकड़ी बेच दो, तो वो 5 रुपए 10 रुपए किलो 6 रुपए किलो बिकती है। मगर बड़ा शर्म की बात ये, किसान हल चलाता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, मगर किसानों का हक नहीं मिलता है। क्योंकि एक कहावत है, जो चुप रहता है वो खोता है, जो चुप रहता है वो खोता है, और जो सोता है वो सब कुछ खो देता है, और जो लड़ता है वही पाता है।
किसान जो हमारा भाई है, हल चलाता है, सीने को चीर करके धरती से अन्न निकालता है। मेरा किसान मेरा भगवान है, मेरा पूजनीय है। नेता लोग अच्छे-अच्छे भाषण देते हैं, किसानों को लोभ लालच देते हैं, मगर किसानों के लिए फूटू कौड़ी नहीं। किसानों के लिए आज समस्या है, किसानों को आय तो 2 गुना नहीं हो पाई नौशाद बाबू, मैं कि किसानों को आय नहीं 2 गुना हुआ, किसानों का काम 2 गुना जरूर हो गया। पहले किसान मेहनत करने के बाद घर में आराम से सो जाता था, मगर अब किसान दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करने के बाद रात में जागता है, रात में मेहनत करता है। भाई अशोक जी, मैं चाहूंगा आप लाइव पे आने का कष्ट करें, और भाई हमारे साथ में जो अन्य साथी हैं कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। जो भी राजेश तिवारी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी, तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो दिन रात मेहनत करता है, हाथ तोड़ मेहनत करता है, उसको काम करने का अवसर करने के बाद उसे भूख से सोना, ये है नौशाद जी सच। इसके लिए किसानों को जगाना होगा, इसके लिए बताना होगा, और इसके लिए उन्हें आगे आना होगा अपने हक पाने के। इसके लिए नौशाद जी आपने शिकायत दर्ज कराई, और शायद शासन और प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, मिलेगा, और आपकी बात भी पहुंचेगी। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपके बगल में देखिए एक महोदय जी हैं, कृपया क्या समस्या है जरा इनको देखने का कष्ट करें, बताइए भैया। बोलिए भैया, अपनी समस्या बताइए। जी विश्वनाथ जी बताए। विश्वनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ जी बताने का कष्ट करें भाई। विश्वनाथ नहीं बात विश्वनाथ वरिष्ठ पत्रकार लिखा है सर, वरिष्ठ पत्रकार लिखा है। क्या लिखा है? वरिष्ठ पत्रकार है, कोई इनका नाम तो आ नहीं रहा। भाई विश्वनाथ जी बात कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, विश्वनाथ पत्रकार साहब हैं, और कोई बात नहीं, नहीं उठा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा। भाई हमारे पास मनोज जी जुड़े हुए हैं, मनोज जी से मैं कहना चाहूंगा अपनी बात कह रखें। भाई मनोज जी। जी सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नेटवर्क के कारण सर फोन कट हो गया सर। हमारे यहाँ सारे प्रशासन में डाले हुए हैं जी कि अर्थव्यवस्था बहुत काम में बजट गवर्नमेंट पे आता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके खाते घोटाला है। ठीक है, अभी मैं 2 महीना पहले हमको जानकारी मिली के द्वारा जो भी गौशाले में गाय मर जाती है, हम तो जिससे हमारे पास बाइक वीडियो जी तो हम घटना स्थल पर मौके पे वहाँ के बाद किया गया, गाड़ी को बहुत धमकियां दी गई। इसकी शिकायत चिराटू एएसएम और सामग्री और पुलिस अधीक्षक और सही थाना को और पुलिस की शिकायत दी है। 2 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जो धमकी दिया है उसका वीडियो तुम्हारे पास है? जी उसकी पूरी लाइव वीडियो हमारे जो व्यापार करता है, जिसने हमको बताया कि हमको प्रधान को बुला करके गाय भेजी जाए, तो वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। जिसमें तुमको धमकी दिया है वो वीडियो है, गाली देते हुए वीडियो है? जी हाँ है। तो कृपया मैं चाहूंगा कि आप पहली बात तो जिस संस्था से जुड़े हैं वो चैनल रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है क्या? किस पेपर से जुड़े हैं? रजिस्टर्ड है सर, RNI नंबर रजिस्टर्ड है। तो मैगजीन है ना, पेपर है? जी मैगजीन पेपर है। हाँ तो पेपर है, पेपर में एक दो खबर छापे पहले। जी जी। और पेपर में छापने के बाद आप भेजिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजिए। आप किसी संगठन से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं? जी जुड़े हुए हैं सर।
किस संगठन से जुड़े हैं? सर मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव। हेलो भाई, छोड़ दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतर्यामी हो गए भाई, कहाँ चले गए? कृपया इस तरीके से अंतर्यामी होंगे तो काम नहीं हो पाए, क्योंकि बात अधूरी रह गई। लक्ष्मी का, हाँ नौशाद जी बताइए भैया, नौशाद साहब। सर मौसम खराब की वजह से मेरी लाइन कट हो गई है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि पानी यहाँ भी गिर रहा है, क्योंकि निर्धारित कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आना है, चाहे तूफान आए। राजेश कुमार सिद्धार्थ के लिए सदैव ऐसे रहेगा, क्योंकि एक निश्चित समय दिया हूँ जनता के प्रति, तो उस जनता के साथ में मुझे रहना अनिवार्य है, अन्यथा लोग ये कहेंगे कि कहते हैं मगर करते नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, सर बहुत बहुत आभारी है हम लोग आपके चैनल के, जो आपके माध्यम से हमें ये बात कहने का मौका मिल रहा है और आप लोग हमारी आवाज को उठा रहे हैं जी। तो ये जो किसानों का मुद्दा है मतलब, ना तो इनको कोई खाद किसी मुद्दे में छूट पर मिलता है जी, ना कोई बीज इनको छूट पर मिलता है, सरकार की तरफ से इनके लिए कोई छूट नहीं है अब तक। और सरकार वादे करती है कि हम लोगों ने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, और किसान को चैनल पर आके अंदाजा बता देती है, और उसके लिए व्यवस्था क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं खाद पे सब्सिडी है, किसानों को खाद पे 320 रुपए की बोरी यूरिया की है, खाद पे बोरी पर सब्सिडी है, क्योंकि जो महंगी लागत है वो किसानों की 2500 से अधिक हो जाती, मगर किसान सब्सिडी दे रही है, सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए उसकी मूल्य इतनी है। दूसरी बात कहेंगे कि जो इनको बीज है, जो बीज है वो बीज इनको निःशुल्क दिया जाता है, जो किसान कृषि विभाग से रजिस्टर्ड हैं। अगर जितने जितने हमारे किसान भाई हैं, मैं सुन रहे हैं, कृपया मेरी बात सुन रही है, क्योंकि लाखों रुपए किसानों को बीज के नाम पे घोटाला जो होता है कि हमने बांट दिया हूं, वो बंटता नहीं है, मगर बाकी वो बिकता है। इसलिए मैं चाहूंगा नेताजी, आप भी अपने यहाँ से अधिक किसानों को ऑनलाइन पंजीकृत करा दीजिए कृषि विभाग से। अगर नहीं पंजीकृत हो पा रहा है कृषि विभाग से, तो किसी भी जन सुनवाई में जाइए, उनका आधार ले जाइए और नाम बैंक पासबुक ले जाइए, उनकी खितौनी दे दीजिए और पंजीकृत करा दीजिए। पंजीकृत कराने के बाद जो आप लाएंगे खरीद करके, जितने मूल्य की लाएंगे उसमें उनको सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी, क्योंकि इसका लाभ हमारे बहुत साथी पा भी रहे। मान्यवर क्या हो रहा है मैं बताऊं आपसे, तो 10-15 बीघे का किसान है, छोटे छोटे जो किसान है 10-15 बीघे के जमींदार जो है, उन लोगों को इन चीजों का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए वो मनोज जी, कृपया अपनी माइक बंद करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नौशाद बाबू कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो पंजीकृत नहीं कराते हैं, उनका ये दिक्कत होता है कि वो आए दिन हमारे जो सरकारी लाभ है वो लाभ नहीं पाते हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं। मान्यवर आज हमने आपका जो कुटुंब ऐप है डाउनलोड कराया है बहुत किसान भाइयों को, शायद कल से लोग आपसे बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप करें और चर्चा करें। मैं तो ये चाहता हूं और मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को जिलाधिकारी के यहाँ एक बैठक होती है, दूसरे शनिवार को, मतलब दूसरे बुधवार को एक बैठक होती है, पहला बुधवार छोड़ करके दूसरे बुधवार को विकास भवन में हर जिले के कृषि से संबंधित केवल किसानों की समस्या को लेकर के एक बैठक होती है। अगर किसी की समस्या है तो कृपया आप उस दिन जाने का कष्ट करें, और इस बार 19 तारीख को प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि विभाग की बैठक है, क्योंकि मैं उस दिन जिला कृषि अधिकारी को लाइन पे लिया था और हमने पूछा था कि भाई ये बताइए कि इस तरीके से जो किसानों के मीटर लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना। तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार की नीतियां हैं और हम सरकार के नौकर। उनकी कुछ योजनाएं हैं कि सौर ऊर्जा से पैनल लोगों को लाभान्वित किया जाए, तो जो लोग सौर ऊर्जा लेना चाह रहे हैं उनका ऑनलाइन करा दीजिए।
और उनकी जांच की जाएगी और पात्र हैं तो उनको दिया जाएगा। उन्होंने मान्यवर बहुत सारी चीज ऐसी चल रही है तो एक तरीके से तो लड़ाई ही लड़नी पड़ रही है। किसान जो बिजली विभाग है, जिन लोगों के घरों पर मीटर लगे हुए हैं उन लोगों के घरों में भी 50-50 हजार के चालान, 60 हजार के चालान बिजली विभाग ने हमारे यहाँ एसडीओ साहब में किए हुए हैं और एसडीओ साहब मानने को तैयार नहीं है हमारी किसी की बात को। तो हम लोग तो बहुत संघर्ष में जी रहे हैं यहाँ पर। एक साल में 1 लाख रुपए बिल आ गया, 50 हजार का आ गया बिल। जो बिल का भुगतान है, मीटर का जो बिल है, रसीद है, उससे अलग नोटिस जारी किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसकी शिकायत दर्ज कराएं। और रही बात यह है कि सरकार को अगर वो लाभ लेना है तो सरकार की सहना है। नौशाद जी, सरकार क्या करती है किसान सब जानता है। चुनाव के समय में थोड़ा लाभ पा जाता है, फिर वो लालच में भटक जाता है, क्योंकि वो आ रहे हैं। एक हमने प्रचार पढ़ा था, देखा था नौशाद बाबू, वो कह रहा था वो आ रहे हैं, वो नेताजी आ रहे हैं, एक शराब वो नेताजी आ रहे हैं, शराब की शीशी देंगे, साथ में एक मुर्गा देंगे, और इतना ही नहीं, आपको मिठाई का डिब्बा भी देंगे, साथ में मुर्गा और बिरयानी खिलाएंगे। मगर चुनाव के बाद वो नेता आपको फिर वही दशा करेंगे जिस तरीके से मुर्गा खाए हो, आपको जिंदगी भर मुर्गा बनाएंगे और फिर घूम के नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूं, आज हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, आज आप बड़ी मेहनत की है, इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने एक गांव के प्रधान से पूछा कि प्रधान जी कृपया बताइए कि आपके गांव में सफाई नहीं होती है। उन्होंने अच्छाई भी दिखाई और बुराई भी दिखाई। वहां पर देखिए वो पंचायत भवन बना हुआ, शौचालय बनाया और क्या हालत है। उन्होंने कहा कि इस पर मैंने बात किया हूं और मैं कार्रवाई करूं। तो अब 5 साल बचे हैं, 4 साल 1 साल नेता का जी का हो गया है। आज हमारे सांसद जी भी 1 साल फिर टर टर करने आ जाएंगे 1 साल बाद। तो ऐसे नेताओं को हमें बेनकाब करने के लिए हमें आपको आगे आना होगा, हमें आपको बताना होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, ये जो है किसानों का बनना रेट है जी मान्यवर, 350 से समथिंग 450 रुपए तक होना चाहिए। ये आपका ये आपकी मांग 450 रुपए कुंटल है। मेरी मांग तो ये है, अब जरा गौर करिए, किसान का गन्ने से बनी हुई चीनी 3.5 रुपए किलो गन्ना लिया जाता है, जबकि सूखी लकड़ियां, जो जंगल की लकड़ियां होती जिसमें खाद पात नहीं पड़ता है, वो लकड़ियों की कीमत 5 से 6 रुपए किलो है। सूखी लकड़ियां 7 रुपए किलो हैं। अब जरा गौर करिए। दूसरी बात यह है, वही अब घूम के आ जाइए, वही चीनी 42 रुपए किलो है। कितना? किसान का 42 रुपए किलो है। 1 कुंटल में 12 किलो से 6-7 किलो चीनी बनती है। 12 से 15 किलो चीनी निकलती है 1 कुंटल में। अगर इस तरीके का रेशियो जोड़े 42 रुपए किलो हो गई, और वही अगर मिठाई खाए तो ये मिठाई धीरे धीरे आपको 350 से 1000 रुपए किलो तक मिलती है। अब जरा गौर करिए, किसान बेचारा भूख से मर रहा है, मलाई बेचने वाला मालो माल होता जा रहा है। तो इसलिए किसान को जागरूक करना होगा, किसान को आगे लाना होगा, किसान को बताना होगा। मान्यवर, किसान अपनी बार लोकसभा में इतना जागरूक है, मैं आपको बता दूं, अब की बार इन लोगों को घुसने नहीं देंगे अपने क्षेत्र में। ये अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बताएंगे, इनके पास देखिए। मैं इसलिए मान्यवर बता रहा हूँ कि 450 रुपए कुंटल का रेट ज्यादा नहीं है, उसको महत्व नहीं मिलेगा खाली। बिल्कुल, आज मैं बताना चाहूंगा, अभी ने देखा था इन्होंने 3 काला कानून लेके आए थे, किसानों के कानून बनाए थे, जो किसानों ने कहा ये काला कानून है, इसकी लड़ाई बड़े लंबे समय तक चली,
और अब क्या हो रहा? बॉर्डर पे रहे मान्यवर, हम भी किसान यूनियन में थे, हम लोग भी बॉर्डर पे रहे, 11 महीने बॉर्डर पे रहे हम लोग, हमने लड़ाई लड़ी है। वही मैं कह रहा हूं, आपने 11 महीने बॉर्डर पे घर में नींद नहीं आई, आपने घर हाँ त्याग जी। दिया। और फिर आज क्या हो रहा है? क्या वो किसानों की मांगे मानी गई? नहीं मानी गई। क्या किसानों को इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसान बंधुओं को वो समझते हैं, जिस तरीके से वो घास समझते हैं, काटते रहो हरियाती रहेगी, इस तरीके से किसान की वोट लेकर के नेता भूल जाते हैं। मान्यवर, किसान अब की बार इतना जागरूक है, उसके साथ इतने झूठे वादे हुए हैं ना, मैं आपको बता दूं, अब की बार इनको घुसने नहीं देंगे क्षेत्र में, ये वादा है हमारा। तो कौन कौन इन्होंने झूठे वादे किए हैं? मान्यवर, उन्होंने जितने भी किसान के ऊपर जितने भी ये कानून बना के लाए, जी एक भी कानून आपने बताया कि सक्सेसफुल था? जी कोई ऐसा कानून था जिसमें किसान को आंदोलन ना कर? जी हर एक मुद्दे के लिए किसान को रोड पे आना पड़ा है और अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा है, लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमारे कितने किसान भाई शहीद हुए हैं, हमारे सब दिल पे लिखा हुआ है, सब याद है आपके पास। जी कोई किसान भाई को हमारे जितने भी वहां पर मृत्यु हुए, शहीद हुए हैं, किसी को मुआवजा तक नहीं मिला। किसी की सरकार ने एक भी बार निंदा ये नहीं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो चलो एक बार किसानों के बीच में जा करके मैं एक बात यही बोलूँ कि भैया मुझे बताओ क्या समस्या है। प्रधान ऐसा भी नहीं हुआ है। नौशाद जी, प्रधानमंत्री तो डेली किसानों के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं, और मैं डेली लाइव चलाता हूं, तो ये किसानों के ही बीच में रहते हैं। तो मान्यवर, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, किसान कौन सी जगह के है जहाँ पर वो जाते हैं? किस जगह के किसान? पंजाब हरियाणा में टोटल किसान है, एक भी जनसभा आप मुझे दिखा दो। पश्चिम यूपी में सारे टोटल किसान है, एक भी जनसभा यूपी की आप मुझे दिखा दो मान्यवर। और उत्तर प्रदेश की एक भी किसानों की जनसभा आप मुझे दिखा दो, नाम करके भला क्षेत्र, भला उन्होंने तमाम जनसभाएं लखनऊ में भी किया था, तमाम जगह किया था, और किसानों के नाम पे उन्होंने सम्मेलन भी किया, महिलाओं को सम्मेलन किया। तो किसानों का वो आए दिन तो कार्यक्रम करते हैं। अब ये जनता कहाँ से आती है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अब मान्यवर देखिए, किसान लखनऊ तो जाएगा नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसान लखनऊ नहीं जाएगा, किसान बेचारा सुबह खेत में पहुंचता है। जी हमारे पश्चिम यूपी में गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ से अलग हटते जितने भी शाहजहांपुर, सीतापुर, हमारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, एक सिर्फ जनसभा एक बताए आप कि उनके किसी मंत्री ने भी की है, प्रधानमंत्री जी की तो बहुत दूर की बात। किसानों के उनको वोट नहीं चाहिए, किसान की नहीं करेंगे, महिलाओं के करेंगे, मकान की करेंगे। मानव महिलाओं को क्या मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? महिलाओं को तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारे बीच में वे गौरव सिंह बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और बताएंगे। गौरव सिंह जी कृपया इनके प्रश्न का उत्तर दें। और मैं चाहूंगा कल की मैं डिबेट रखूंगा, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को लाऊंगा, जोड़ूंगा, और उनसे मैं बात कराऊंगा, क्योंकि ये तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बता सकते हैं, और ये बड़े बड़े नेता जो हैं वही बता पाएंगे। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूं, इसलिए मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर सकता हूं। करूंगा तो समालोचना करूंगा, करूंगा तो बस एक मर्यादा में रह करके। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन पर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता इस बार तृप्त है, और इस बार जनता काफी दुखी है। इसका परिणाम ये है कि आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और आने वाले समय में क्या चुनाव 2024 में क्या ये सत्ता के करीब जा पाएंगे। हमने एक कार्यक्रम भी बनाया। मान्यवर, मैं बता दूं आपको, हमारे त्यागी समाज के जितने गांव है इधर पश्चिमी यूपी में, 40% गांव में बोर्ड बैनर बना कर लगा दिया गया है, दूसरे टीका आना अलाउ नहीं है। आप कहां से सत्ता की बात कर रहे हो? 2024 उन्होंने मिशन बना लिया है 2024 का।
बैनर लगे हुए मान्यवर, गांव के बाहर बैनर लगे हुए हैं, बीजेपी के और बीजेपी के नेता का आना अलाउ नहीं है। जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को मैं सत सत प्रणाम कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोग इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी और निश्चित रूप से सरकार मानेगी, और नहीं मानेगी तो सरकार को किसान अगर ताज दे सकता है तो उसे जमीन भी दे सकता है। ये भी आप सोच लीजिए। मैं तो इससे ज्यादा मान्यवर, अगर बीजेपी कोई पदाधिकारी अगर हमारी कैबिनेट में हो तो मैं अपने साथी से इंसानियत के नाते बात करना चाहता हूँ। क्या वो अपने सरकार को ये लोगों के मुद्दे नहीं बता सकते क्या? नहीं है तो बहुत से लोग, मगर आज डिबेट नहीं, क्योंकि हमारे सभी साथी हैं वो अपनी ही समस्या के लिए आए हैं। जनता की अदालत में डिबेट पर मैं बैठाऊंगा तो मैं आपको नौशाद जी जरूर बुला लूंगा और डिबेट करा दूंगा आपके साथ, जिसमें हम नेताओं के साथ बैठेंगे। क्योंकि आज डिबेट नहीं हो रही है, क्योंकि मैं डिबेट पे मैं किसी दल का नहीं हूं। अगर मैं उस दल का हो जाऊंगा तो फिर ये चैनल अपना महत्वहीन हो जाएगा और काम भी महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं नौशाद बाबू, आपका दर्द बिल्कुल जायज है, अपनी शिकायत दर्ज कराया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जितना व्यक्ति जागरूक होगा, जितना व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सजग होगा, उतना वो विकास की तरफ बढ़ेगा। ये मैं कहना चाहूंगा। भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी नेताजी को समझा दें। एक मिनट नौशाद जी, अब कृपया दूसरे को बोलने का चांस दीजिए। आप जाइएगा नहीं, फिर पूछेंगे तो अभी फिर आपको बात करेंगे आपसे। जी बताइए लक्ष्मीकांत जी। नौशाद जी अपनी माइक बंद कर लें। नौशाद जी कृपया अपनी बोलने जब बंद करें। हाँ जी बोलिए। सर जी, सर्वप्रथम तो हमारा एक पत्रकार साथी घायल हो गया है, उसके लिए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर के अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो। जी, हम सभी लोग कल भी उसको जान पाए थे, तभी मैंने सबसे प्रार्थना किया था कि हमारा भाई एक पत्रकार चंदौली से निर्दोष तिवारी जी थे, बड़ा संघर्ष व्यक्ति था, और मैं बताना चाहूंगा उन्होंने अपने कर्तव्य और निष्ठा के तहत कई बार मैदान जंग किया और उन्होंने कई थानाध्यक्षों को ट्रांसफर कराने का काम किया अपनी कलम की ताकत से, अपनी अब तक टीवी चैनल के माध्यम से। ऐसे में पत्रकार आज घायल है और वो आज उसका ऑपरेशन सफल रहा। मैं गया भी था, कल मैं शाम को मालूम हुआ था, कल ऑपरेशन चल रहा था, कल भी मैं गया था मगर अब भेंट नहीं हो पाई थी। आज मैं मुलाकात करके आया हूँ और स्वस्थ है, मगर बशर्ते उसका 2 जगह से पैर टूट गया है। एक अज्ञात डाला ने ठोकर मारा है, क्योंकि रोड को क्रॉस कर रहा था, हाईवे को क्रॉस कर रहा था, शाम को किनारे खड़ा था और कोई महिला को डाला मारा, फिर उसको किनारे जाकर के डाला मारा। महिला रोड क्रॉस कर रही थी और महिला को ठोकर मारी, फिर उस निर्दोष तिवारी को मारा और फिर वो भाग गया डाला। तो उसकी भी जांच। हम लोग पूरे भाग्यशाली हैं कि आप जैसा एमडी हम लोगों को मिला है कि हर दुख में, हर सुख दुख में साथ देते हैं। और इसलिए आपको जो है सभी पत्रकारों की उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं सभी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे साथी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जब सभी खुशहाल रहेंगे तब हम खुशहाल रहेंगे। इसलिए मैं सभी अपनी टीम को और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं जो सुन रहे हैं दर्शक, मैं सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सभी लोग खुशहाल रहेंगे तभी हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा मेरा कोई सफलता प्राप्त करने का औचित्य नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने गया था और मैंने कहा मैं आपके लिए तन, मन और धन तीनों चीज समर्पित करता हूं। जब कभी आपकी आवश्यकता हो मुझे कॉल करना, मैं आपके साथ हाजिर हूं। उनके पिता ने कहा, मैं गया था, उनके पिताजी ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं जा करके खुद देख के आया हूं और उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कृपया आपके लिए तन, मन, धन तीनों चीज समर्पित है और मैं रहूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा ऑफिस से ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पर हॉस्पिटल है, हाईवे पर है, तो इसलिए मुझे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और हमने कहा खाने से लेकर के रहने तक की कोई दिक्कत हो या अन्य कोई दिक्कत हो तो कृपया हमें जरूर बताएं, और मैं तन, मन और धन तीनों चीज देने तैयार। इसके लिए मैं सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि भाई निर्दोष तिवारी
के लिए, स्वास्थ्य होने के लिए सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हमारा एक पत्रकार नहीं बल्कि कलम का सिपाही है, चौथा लोकतंत्र का रक्षक है। इसलिए मैं चाहता हूं सभी लोग से उसे स्वस्थ होने की कामना करें। यही मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब सर जो नेताजी का प्रश्न था मैं उसका उत्तर दे दूं कि कोई भी सरकार हो, नेताजी अभी कह रहे थे कि किसान वोट नहीं देगा। अभी 2022 में जब चुनाव हुआ उससे पहले ही किसान का आंदोलन चल रहा था। भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा है, तो अभी भी गुलामी की आदत गई नहीं है। जब चुनाव आता है तब वो अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते हैं, तब वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और विभिन्न वादों में बढ़ जाते हैं, निजी स्वार्थ में बढ़ जाते हैं। जब आप अच्छे प्रत्याशी का चयन करके नहीं भेजेंगे तो आप अपने हित की कामना करना सर्वथा व्यर्थ है। कोई भी सरकार हो, जब उसका सही चयन नहीं होगा तो वो ना किसान की सोचेगी, ना युवा की सोचेगी, वो सोचेगी तो अपना सोचेगी। अभी वो 22 में जीत करके आए हैं और 24 में फिर जीत करके आएंगे, क्योंकि नेता का काम यही होता है कि चुनाव के समय टुकड़े फेंक देना और चुनाव को जीत लेना। इसके लिए समस्त जनता को जागरूक होना होगा कि अच्छे प्रत्याशियों का चयन करें, तभी उनका कल्याण हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमें आपको होशियार रहना होगा, हमें आपको बताना होगा, हमें आपको जागरूक करना होगा। और रही बात, नेताजी कह रहे थे, नेताजी का दर्द था कि किसानों की समस्या का हल नहीं हो पा रहा। सर, मैं आज क्षेत्र में गया था तो मैंने देखा किसान वास्तव में परेशान है। किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई है, उसका धान खेत में कटा पड़ा हुआ है, हो गई, गन्ना वो जो है सब गिर गया, उसका आधा हो गया। किसान का नुकसान तो वास्तव में बहुत हुआ है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और किसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। यदि किसान जो है संपन्न नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं चलेगा, और जब व्यापार नहीं चलेगा तो देश संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए किसान की मदद करनी चाहिए शासन को, और इसका सर्वे करा करके किसानों को लाभ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। मगर मुख्यमंत्री जी तो डेली घोषणा करते हैं कि क्षेत्र में जा करके जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। तो क्या वास्तव में कोई अधिकारी जाते हैं, केवल कहते हैं? सर, अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है क्षेत्र में। पहुंचा नहीं है जी। तो ये कहते हैं, हमको लगता है डेली कहते हैं मुख्यमंत्री जी, तीसरे दिन बोल देते हैं। अब सर इस समय तो बाढ़ की समस्या भी आ गई है, थोड़ा बाढ़ की जो करंट की जो समस्या है उस पर भी अधिकारियों को ध्यान देना है। जल रक्षा जो है पहले देखी जाती है। मान लो कोई आदमी जो है खतरे में आ गया, पानी एकदम से बढ़ गया, तो इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा प्रशासन को। और इसके बाद ये जब समस्या समाप्त हो जाएगी वर्षा की या बाढ़ की, तब मैं समझता हूँ कि प्रशासन इस क्षेत्र में अपना अगला कदम जरूर बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पत्रकारों की सुरक्षा पर भी बात करेंगे। लक्ष्मीकांत जाइएगा नहीं, बहुत अच्छा आप समय दिया है। और भाई अब मैं चाहूंगा भाई हमारे बाद मनोज रस्तोगी जी कुछ बोलेंगे और इसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। जी बताइए। जी, सर्वप्रथम हमारे सबसे पहले जो जुड़े हुए पत्रकार साथी हैं उनको जो है मैं प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे दीक्षित जी हैं, हमारे हिमांशु सर जी हैं, और एमडी साहब को, सभी लोगों को हमारा सर्वप्रथम जो है प्रणाम है। और दूसरी बात, जनता की अदालत से हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार की मुद्दे की बात जो चल रही थी उसमें सर्वप्रथम किसानों की हित की बात जो चल रही है उसमें सरकार को सबसे पहले जो आवारा पशु है, सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि इस सरकार में जो
किसानों के हित की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, इन पे जो है कानून बनाना चाहिए सरकार को सबसे पहले। जबकि कानून बनाए, कानून यहाँ सरकार ने बनाया, लेकिन यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों तक वो कानून नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये सब लापरवाह। वहां से केंद्र से अपने जो है राज्य से, यूपी सरकार से कानून तो बनाए गए, लेकिन कानून इस तरह से सख्ती से नहीं किए गए होती। तो हमारे इधर जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं ये आवारा पशुओं पर जो विशेष ध्यान रखते हैं, वो विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हमारे किसान भाई सब प्रथम तो परेशान है आवारा पशुओं से। जो फसलें बोते हैं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीणों के जो किसानों के हैं इनके साथ में रहते हैं, तो इनकी सर्वप्रथम जो है आवारा पशुओं की समस्या सबसे पहले है, जो अपनी आवाज में जनता की अदालत में हम बात रख रहे हैं कि आवारा पशुओं से फसलें नष्ट हो गई। अब बाकी बचा जो इस समय भारी बारिश चल रही है, जो निचले स्तर है वो तो बाढ़ में चली गई, और जो ऊंचे वाले बच्चे हैं तो कुछ तो आवारा पशुओं ने चल लिए, और कुछ जो बचा हुआ है तो आंधी तूफान में गिर गई है फसलें। तो इससे इस रूट में हमारा कहना तो यही है कि सब सर्वप्रथम आवारा जो पशु है इनके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अपने जो कर्मचारी हैं इनको सख्ती में रखना चाहिए। जो आवारा पशुओं को तो गए हैं, जैसे हमारे पंचायतों में बनाते हैं, लेकिन वो केवल दावे के रूप में हमने वहाँ जहां बने भी हैं कुछ तुम्हें भी है मतलब नहीं है, उनके कितना है। हम कई भी है तो किया है वो न्यूज की तरह सरकार को जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा विस्तार से जानकारी दी। किसानों को जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले किसान को शीघ्र समस्या को हल करना चाहिए। अगर हल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में क्या मनोज जी, ये आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की ये समस्या को नहीं रोक पाएंगी पशु आवारा वाली, तो क्या चुनाव में इनका 2024 में नुकसान हो सकता है? होने वाला है, करते हैं और किसानों से मिलते आगे आपका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो 2024 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, आपका कहना है। तो बिल्कुल रस्तोगी, बिल्कुल जनता की आवाज है और जनता, क्योंकि जनता की अदालत है और इसमें ना कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना का होते मित्रता, ना का होती बैर, क्योंकि हमारा किसी से बैर नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमारा तो द्वेष केवल इतना है क्योंकि जनता की आवाज है और जनता की अदालत में हम लोग रख रहे हैं। भाई हमारे साथ में भाई अब विस्तार से बात करेंगे अनुज अग्निहोत्री जी, कृपया बताने कष्ट करें। जी सर, यहाँ जो जनता की अदालत कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। जो ये छुट्टा खुला जानवरों की बात है तो ये कागज पर तो सर है, मगर अगर निकले तो यहाँ ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से ये गौशाला में जानवर नहीं होते हैं। ये छुट्टा आमतौर पर टहलते घूमते हैं और उसमें आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है और इसमें कई जाने भी जा चुकी है। और जो स्कूल टाइम में बच्चों की छुट्टी होती है वो भी निकलने में थोड़ा डरते हैं कि जानवर किधर से निकल पड़े जो उनको दुर्घटना का सामना करना पड़े। जब इस बारे में किसी विकास खंड अधिकारी का नंबर मिलाया जाता है तो वो नंबर अपना बंद रखते हैं। तो और ऊपर से कागज में कार्रवाई दिखा देते हैं कि वहाँ सब ठीक है और जानवर जो है गौशाला में है। हकीकत ये है कि जानवर 80% खुली सड़कों पे घूमते हैं, जिससे आम जनता में
जी ये सिधौली मिश्रिक मार्ग है सर, जी इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। केवल ये एक वजह इसकी यही है जो आवारा पशु घूमते हैं। जी। तो इसके लिए जैसे आप हमारे डिप्टी सीएम जी तो सर डिप्टी सीएम का इधर काफिला निकलता है नैमिष के लिए, जी तो ये जानवर सब रोड के अंदर कर दिए जाते हैं और आ दिया जाता है रोड पे। तो ये कौन हाँकता है रोड के बाहर हाँक दिए जाते हैं? कौन हाँकता है? ये जो नौकर होते हैं इनको लगा देते हैं कि इधर में जानवर इधर ना आए। और जो हम लोग एक दिन कहे भी थे इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो है जो अपनी कार्रवाई करिए और विकास खंड का अधिकारी से मिलिए। तो हमने फोन भी मिलाया था उनका, तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जी। तो इसके लिए हमें इसके लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि जब सीएम साहब जाते हैं या डिप्टी सीएम जाते हैं तो उनकी गायें कर दी जाती हैं। किसानों की समस्या है तो उन किसानों से कहें कि कृपया लाइव पे आएं और अपनी बात को कहें, क्योंकि इसीलिए जनता की अदालत शुरू किया गया है। और अगर जब इस तरीके से हमारी समस्या किसानों से आएंगी तो हम कृषि मंत्री को भी लाइन पे लेने का कष्ट करेंगे और डिप्टी सीएम को लेने का कष्ट करेंगे और अन्य भी अधिकारियों को लेने पर कष्ट करेंगे, वीडियो को लेने पर कष्ट करेंगे। तो मैं अनुज जी से कहूंगा, कृपया अनुज जी इस ऐप को अधिक से अधिक लोगों को डाउनलोड कराएं और बताएं कि भाई आपको जब समस्याएं हैं तो कृपया आप कहें, और आप कहेंगे नहीं तो बिना बच्चा रोए हुए कुछ पाता नहीं है मेरे हिसाब से। जी सर, ये ऐप सर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जनता की अदालत कार्यक्रम भी बता रहे हैं, जिससे जनता की अदालत के लोग भाग लेने के लिए बराबर आ रहे में रहते हैं। और ये आवारा पशुओं के भी बारे में ये डिबेट देंगे और कह रहे थे कि हम लोग गाइड भी देंगे और जानवरों की वीडियो भी है। जानवर जो खुला में घूम रहे हैं इनकी वीडियो भी बराबर है। वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अब बात ये कर रहा हूँ कि कम से कम उनकी बात जो चर्चा है वो आनी चाहिए, उनकी बात जो समस्याएं हैं वो आनी चाहिए। वो समस्याओं को बताना पड़ेगा, उन समस्याओं को दिखाना पड़ेगा, उन समस्याओं को बताएं कि देखिए ये समस्या है। जी जी सर, अनुज जी मैं कुछ आपसे बात जानकारी चाहता हूँ, क्या मिल सकती है? जी सर, जी सर। मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरे दिन में बहुत दिन से ये ख्याल है कि बहुत से किसान तो अपने को पूंजीपति किसान होते हैं। जी, पूंजीपति किसान का मतलब उन्होंने अपना खेत 50 बीघा 70 बीघा 100 बीघा है, कहीं जी रहने में मकान करोड़ों का है, किराए पे एक गरीब आदमी जो अपना भूखे के लिए गुजारा कर रहा है उसको बटाई पे दे दिया, उससे महीने की उगाई पे दे दिया, सारा खर्चा वो करता है। और उसके बाद जब ऐसी आपदा आती है तो उसका दर्द वो झेलता है। और जब सरकार से जो पैसा मिलता है वो जिसके नाम खेत होता है उसका बेनिफिट वो उठाते हैं। सरकार से पैसा मिलता है, बिना ब्याज के पैसा वो खाते हैं, जो क्योंकि 50 लाख के मकान में रह रहे हैं। उनका किसी कभी उन्होंने कभी खेत में जाके देखा नहीं, कभी खेत में जाके हल चलाया नहीं, कभी खेत में जाके बैल को उन्होंने चलाया नहीं, कभी किसी एक पौधे को पानी दिया नहीं। वो किस बात के किसान है? या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो मरीज, जो भूखा है, जो प्यासा है, वो बटाई पे पैसे लेके इधर उधर से गाँव में पैसे लेके उस खेत को लेता है और साल भर उसको फसल करता है और वो करोड़पति पूंजी वाले आके मार्च अप्रैल में पैसा लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो सरकार से सब्सिडी मिलती है, सरकार से लोन मिलता है, सरकार से पैसा मिलता है, खा पी के मजा लेते हैं, मकानों में हजारों के रह रहे होते हैं और वो सोचते हैं सरकार से पैसा कम माफ होगा, कांग्रेस की सरकार की कम माफ होगा, 20-20 साल तक पैसा नहीं देते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो किसान है। जी असल में सर कभी किसानों ने इस बारे में सोचा है कि ऐसे किसानों के लिए क्या करना चाहिए? हड़ताल भी वही करते हैं। जी बात ये है कि जो असली किसानों को तो फायदा हो ही नहीं पा रहा है। जो असली किसान जो खेत पे काम कर रहा है वो खेत पे काम करोड़पति नहीं कर रहा है, वो खेत में किसान 50 बीघे वाला नहीं कर रहा है। जी बस बात वही है। एक बात मैं रोकना चाहूंगा सर जी, जो बात आई हुआ तो बिल्कुल सही है
कि हकीकत में किसान को हक नहीं मिल रहा है। ये मायावती के शासनकाल में उन्होंने कहा था कि जो किसान खेत जोत रहा है, और उन्होंने सख्ती का पालन किया था और तमाम किसानों को जो ग्राम सभा की जमीन पड़ती पड़ी थी उनका पट्टा भी बनाने का काम किया। मगर बीच में जो अन्य सरकारें आई हैं उन्हें पट्टा निरस्त करने का काम किया जा रहा है। गरीब और जो निचले के किसान है उनके तक ये पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि बड़े किसान और अधिकारियों के मिली भगत से सारा किस्सा ही बड़े तक खत्म हो जाता है। निचले स्तर के किसान किस बात के सर? अब मेरा कहना ये है कि जो परेशान होता है सबसे निचले स्तर में, जो हल चलाता है किसान, वही परेशान होता है। बाकी जो बड़े किसान होते हैं वो तो आराम से मौज काटते हैं। वो किसान कहाँ है? उन्होंने कभी अपना खेत नहीं देखा, कहाँ है खेत? अरे भैया मेरी बात लिखे, पढ़ा लिख गांव में अभी हमारे एक सज्जन आज फोन कर रहे थे, कह रहे थे सफाई कर्मचारी अपने जगह पर दूसरा एक नौकर रखा है और उससे सफाई कराते हैं, मगर उसको देते हैं 1000 रुपये महीने या उसे देते हैं 500 रुपये डेली। 10 दिन काम करा लिया, 5 दिन काम करा दिया और पूरे महीने की सैलरी अपना ले रहे हैं। तो हकीकत में कौन है, असली कौन है? अभी हमारे मुशाहिद जो काम कर रहा है, मगर आज जो भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबा हुआ है, खाकी और खादी के गठजोड़ में टूटा हुआ है, आज अधिकारी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे बड़ा एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, सच्चाई दिखाने की आवश्यकता है। देखिए जितना हमारा व्यक्ति जागरूक होगा उतना ज्यादा भ्रष्टाचार कम होगा। देखिए कहने का उद्देश्य यही है सर। बिल्कुल, देखिए छोटे किसान है और जो मजदूर के किसान है, बाकी में जो किसान है वो ऐसे पूंजीपाती लोगों के जमीनों को लेना बंद कर दे, उनको बंजर रहने दें, उनकी जमीनें ना लें, किसी और की जमीन ले लें, कहीं भी काम कर लें, लेकिन ऐसे पूंजीपतियों की जमीन ना लें जो उनको बैल बना रखा है। वो एक बैल की तरह जुत रहे हैं, वो एक बैल की तरह काम कर रहे हैं, वो एक बैल बन गए हैं, इंसान ना होकर जानवर की तरह काम करके, और वो एक जानवर के रूप में ही रह रहे हैं। तो कृपया हमें उन साथियों का, उन किसानों का साथ देना है। इन पूंजीवादियों को, और जो पूंजीवादी किसान है उनको हम ये लोग सोच लें, उनको ना हम वो सपोर्ट करें, ना उनको हम सहयोग करें, और जो हमारे किसान है, भाई बहन है, जो बाकी में मजदूर है, जो बाकी में आज के बैल हैं, उनके साथ में हम रहें और उनका सहयोग हर तरह से करें। ये सरकार को करना चाहिए। मायावती ने ना जाने कितने गरीबों को, ना जाने कितने भूमिहीनों को पट्टा देने का काम किया था। आज हर ग्राम पंचायत में सैकड़ों बीघे जमीन पड़ती पड़ी है, जो पूंजीवादी लोग जोते हैं, दबंग लोग जोते हैं, मगर गरीब के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। कैसे उनको, क्योंकि गांव की प्रधानी वो करते हैं, गांव की सत्ता वो चलाते हैं, सांसद विधायक उनके दरवाजे जाते हैं, गरीब के दरवाजे नहीं जाते हैं। कल्लू बेचारा खेत जोत के आया है, अगर शाम को खेत जोतने नहीं जाएगा तो उसका बेटा कैसे पेट भरेगा? प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये उठता है। ये आप कह रहे हो कि सही है कि हमें किसान की उन पूंजीपतियों के खेत नहीं जोतना चाहिए, उन पूंजीपतियों के साथ नहीं रहना चाहिए, मगर प्रश्न ये उठता है कि अगर वो बेचारे न जाएं तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? उनके बच्चे कैसे शाम को, हमने देखा हूं, ठंडक आने दीजिए, टाट बेचारे वोट करके रात काटते हैं। जिनके बच्चे बड़े बड़े लोग करोड़पति हैं, उनके बच्चे मखमल में सोएंगे और गरीब का बेटा बेचारा जो नहीं कहना चाहिए उसमें सोता है। आखिर क्यों? नौशाद जी बताएं। सर वही गरीब का बच्चा उस मखमल में सोने वाले का खेत पर रात में खड़े होकर उनके बच्चे मक्का की रखवाली कर रहे होंगे और रजाई ओढ़ के सो रहे होंगे। वो धान की रखवाली करेंगे, वो गेहूं की रखवाली करेंगे, जानवर भगा रहे होंगे, और वो करोड़पति घर पे बैठा हुआ सो रहा होगा। क्योंकि दरअसल में ये सारी चीजें क्या है, मैं आपसे बताऊं जी, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, बीजेपी की ही बात नहीं है, ये मैं सभी पार्टियों की बात बता रहा हूँ आपसे जी। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो क्या करती है, ग्राम प्रधानों को पकड़ती है। वो हिमांशु सर बात करिए 2 मिनट। उनके जो विधायक होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो प्रधानों को कैप्चर करते हैं जी। और प्रधान का जितना ग्राम के अंदर बंधु वोट होता है,
ये देखिए, हमारे संविधान में सबसे पहले जब प्रधान के इलेक्शन होते हैं सबसे ज्यादा जोर वहां होता है। ये इसीलिए जोर होता है कि प्रधान अगर जीतेगा, जिस पार्टी से जीतेगा, प्रधानों को पकड़ेंगे तो विधायक बनेगा, विधायक से बनेगा तो सबसे ज्यादा विधायक हमारे बनेंगे, विधायक बन जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस स्टेट का हमारा राज्य हो जाएगा, वहां से फिर सांसद चुन लिए जाएंगे, पीटीसी मेंबर चुन लिए जाएंगे, मेयर चुन लिया जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो गांव का प्रधान है। मान्यवर, ये क्या होता है, प्रधान लोग जो होते हैं, जो सत्ता के साथ में जुड़ जाते हैं लोग, मान्यवर, जिसकी सरकार आती है, जिसके विधायक जीत जाते हैं, जिसको वो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों में जो ज्यादा जमींदार होता है, ज्यादा बीघा जमीन वाला होता है जी, मात्र ग्राम के अंदर उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जो 10, 20, 15 बीघे, 10 बीघे वाला किसान है, उसको ना तो किसी के चुनाव की फुर्सत है मान्यवर, जो सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ना वो किसी की रैली करने जाता, ना वो किसी विधायक के पीछे जाए, उस गरीब को फुर्सत नहीं होती अपनी दाल रोटी से, अपने खेत को जोतने से अलावा उसको कोई फुर्सत नहीं होती, इसलिए उसका कहीं भी नाम रजिस्टर्ड नहीं हो पाता, ना उसको कोई लाभ मिल पाता जी। ये सबसे बड़ी कहानी है हमारी। तो सर, हमें जहां से जड़ हमारी कमजोर है, हमें वो काम करना है मान्यवर। हम मैं तो इस बात को कहता हूँ, हमसे ज्यादा अच्छे तो अंग्रेज थे, जो उन्होंने काम किया, जो आज के नेता नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों का बना हुआ पुल आज भी चला है, उनके यहाँ दलाली नहीं चलती थी, वो गोरे अंग्रेज जो कहते थे, लेकिन आज की डेट में भी मुझे लगता है कि अंग्रेज ज्यादा अच्छे थे। मैंने नहीं देखा अंग्रेज कैसे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज ज्यादा अच्छे थे हमारे इन नेताओं से अपेक्षा। मान्यवर, मैं बता दूं आपसे, हमने जो अभियान चलाया है वो गांवों के अंदर ही, देहातों के अंदर ही चलाया है। हमारी संयुक्त विकास पार्टी जो है वो गांव के अंदर जाके किसानों के बीच में ही काम करने का काम कर रही है, उन लोगों को जगाने का काम कर रही है, उन्हें कैसे उनका अधिकार मिले आपके चैनल के माध्यम से जोड़ रही है, और उनको अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जाएगा। संयुक्त विकास पार्टी उनकी लड़ाई को लड़ेगी। मैं और सर इस बात का वादा करते हैं, आपके साथ जो कंधा से कंधा मिला के चलेगा, और जो हम कह रहे हैं, अगर उसके साथ कोई आर्थिक, शारीरिक समस्या, कैसी भी समस्या होगी, मैं और सर हमेशा तैयार रहेंगे। मैं अपनी तरफ से तो वादा करता हूँ, सर की तरफ से भी वादा करता हूँ, ऐसे किसान जो मजदूर है, मेहरबान है, और आज की डेट में बैल बने हुए हैं, उनके लिए हमेशा हम तैयार हैं। मैंने आपका तो बहुत गरीब जनता के ऊपर ये समझ लिया एक तरीके से, एक भगवान ऊपर बैठे हैं, दूसरे भगवान आपका चैनल बन के यहाँ पर भगवान की अपेक्षा नहीं कर रहे, हम एक इंसान के नाते इंसान की अपेक्षा कर रहे हैं। डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है, और मैं अपने साथ साथ सर की भी गारंटी सी ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सर मेरे साथ में 12 से 12 निभा के चलेंगे। बिल्कुल। आपके चैनल को देहात में जहाँ कोई टीवी चैनल को नहीं जानता, आपके चैनल को लोग वहाँ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जैसे एक चैनल ऐसा आया है जो गरीब और मजलूम लोगों की ही आवाज को उठाने का कार्य कर रहा है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है मान्यवर, बहुत गरीब लोगों की दुआएं मिलेंगे आपको, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं। और आपके बात उम्मीद करते हैं आप हमें डेली 5-10 लोगों को, ऐसे लोगों को मिलवाए जो वाकई में किसान है, और जो उन्होंने मजदूरी पे लेके कहीं जमीन ले रखी है, जिनके साथ नुकसान हुआ है, और जो करोड़पतियों की जमीन ले रहे हैं और कर रहे हैं, कृपया ऐसे मजदूरों को आप जुड़वाएं, इस चैनल से लाएं और लाइव करवाएं। हम उनके साथ जो भी सहयोग होगा करेंगे, उन करोड़पतियों को भी देखेंगे, और इन गरीब मजदूरों के साथ जो हित की बात होगी उसको करवाएंगे। जी मान्यवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा हमारे सभी साथी जी, मैं चाहूंगा भाई अनिल जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें, हमारे भाई राजेश तिवारी जी भाई लाइव पे आने का कष्ट करें, और मनोज मौर्य जी मैं चाहूंगा लाइव पे आने का कष्ट करें, शाकिब खान जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें, और हमारे जो साथी हैं वो भी लाइव पे आने का कष्ट करें। दोस्तों मैं सभी चाहता हूँ, सभी लोग चाहते हैं लाइव पे आने का कष्ट करें, और किसी को भी कुछ कहना है कृपया वो भी कहने का कष्ट करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बज रहा है 48 बज रहा है, अब हमारे पास मात्र बचे हैं 12 मिनट, और हम 12 मिनट करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद पर बात, पत्रकारों की सुरक्षा पर बात। जी जी जी। प्रिय
भाइयों बहनों माताओं और हमारे साथ जुड़े हुए 56 लाइव पर पत्रकार भाई, दर्शक भाई और सभी समाज के अगुआ और पीड़ित बंधु कहना चाहूं, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे हिमांशु सर ने कहा कि आज के नेताओं की तुलना अगर की जाए तो उस समय अंग्रेज शायद उनसे अच्छे होते। उन्होंने ये बात कहा, इस बात को कहा क्योंकि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार के कंगाल में हमारा देश गर्दिश में मिलता जा रहा है, आज पुल बनता है, कल बिखर जाता है, मगर अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग सालों साल चलती है, क्योंकि वो समय ना तो इतनी अच्छी सीमेंट थे और ना ही इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। मगर दुर्भाग्य यह है कि आज खाक की, खादी और भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जा रहा है, गरीब किसान से लेकर के नौजवान तक पिसता है। आज नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए, फटे हुए कुर्ते, फटे हुए चप्पल, गली गली हाथ जोड़ते हैं, पांव छूते हैं, कोई उन पर खतरा नहीं होता है। मगर कुछ दिन के बाद नेता के साथ फौज होती है, 4 गाड़ियां होती हैं, 4 पुलिसकर्मी होते हैं, कोई नेता जब जब गांव में वोट मांग रहे होते हैं, कोई उनको नहीं मारता है। मगर कुछ दिन के बाद नेताजी एक बड़ी फौज लेके घूमते हैं, तब कौन सा अपराध करते? अपराध ये करते हैं क्योंकि वो जीतने के बाद जनता के विकास के लिए पैसा आता है, वो हजम कर देते हैं, इसलिए उनको डर बना रहता है कहीं मैं जनता के बीच ना जाऊं, हमारा जनता हमसे पूछ ले, और इसलिए वो 4 पुलिस वाले, 4 गुंडे, 4 लफंगे लेते। नहीं, बहुत सही बात कही आपने सर कि जनता को तो डर, जनता के जब प्रतिनिधित्व हुई है, जनता ने उनको चुना ही है, तो फिर डर किस बात की है? क्यों वो बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं? बहुत सही सर। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि, आप एक नेता होता है और जनता के प्रतिनिधि, जनता के बीच जाने वाला एक पत्रकार। पत्रकार कोई घोटाला नहीं करता है, जनता नहीं मारती है, जनता नहीं पीटती है, जनता गाली नहीं देती है, जनता सदैव पत्रकार को आंख में बैठा रखती है, क्योंकि पत्रकार खाली पेट जाता है, बेचारा दिन भर ईमानदारी के साथ काम करता है, शाम को फिर घूम के आता है, और जब नेताओं और भ्रष्टाचारियों की पोल पट्टी खुलती है तो खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते हमारे पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे, हमारे पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया जाता है, हमारे पत्रकारों पर जुल्म ढाने का काम किया जाता है, क्योंकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से हमारे भारत के रहने वाले नागरिक अंग्रेजों से लड़े थे और अंग्रेज ही उन पर जुल्म ढलाते थे हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों से, आज उसी तरीके से नेता भ्रष्टाचारी खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते आज हमारे पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है, और यहाँ तक कि बहुत से हमारे पत्रकारों की निर्मम हत्या। जिसका जीता जागता उदाहरण जनपद बांदा में 7 पत्रकार निर्दोष जेल भेजे गए हैं। लड़ाई जंग जारी है, कल भी मैं मंत्री जी से इस पर बात करूंगा, और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है। हमने बांध चुका हूं कफन, मेरे कफन के साथियों, अगर मेरे साथ चलना है तो आपको भी कफन बांधना होगा, अन्यथा घूम जाओ, अभी सुबह है, क्योंकि क्रांति वही वीर करता है जो सरहद पर तिरंगा फहराता है। आपने नाम सुना होगा, पूरी पार्टी पत्रकारों के हित में है, 24 घंटे आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। हमने 30 तारीख से पत्रकारों के लिए हमने जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और हमारे सभी पत्रकार भाई वो अपने अपने जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। ये हम लोग चाहते हैं कि 15 तारीख को सभी पत्रकार बंधु अपने अपने जिले से ज्ञापन भेजेंगे, और आने वाले समय में
26 जनवरी को हमें शपथ लेनी होगी कि 2024 उनका मिशन है नेताओं का, तो 2023 मेरा मिशन है दिसंबर। अगर जो नेता जो पत्रकारों के हित की बात नहीं करेगा, उन पत्रकारों की समाचार कवरेज नहीं करने जाएंगे, ये हमारे पत्रकारों को कसम खाना होगा, सौगंध लेना होगा। अब देख रहा है कितने असली हैं और कितने नकली। हम सब आपके साथ है सर। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे बहुत से पत्रकार भाई अभी लोकसभा चुनाव में देखा, नेताओं के आगे पीछे, विधानसभा चुनाव में आगे पीछे दौड़ते थे, मगर उनके मुंह से एक पत्रकार के शब्द नहीं निकले। हम लोगों की आशा थी कि आने वाले विधानसभा में चाहे पक्ष का नेता रहा हो, चाहे विपक्ष का नेता रहा हो, सदन में आवाज उठाए। मगर 1 साल बीत गए हैं, मगर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार अगर जागरूक हो गया तो जो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं शायद भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए ईमानदार पत्रकार भाइयों और ईमानदार नेताओं से, ईमानदार नेताओं की पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ के साथ साथ आप लोग आवाज बनिए, बताइए, लिखिए कि जब एक सैनिक को जब शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को नौकरी भी मिलती है, उसको वेतन भी मिलता है। जब पत्रकार हमारा ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार करने वाले जुल्मियों से मरते मरते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उसको ना तो देखने के लिए नीता जाता है और ना तो उसको फूटी कौड़ी दी जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे पत्रकारों की जिनकी हत्याएं हो जाती है, उस पत्रकार को तत्काल राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए दे और केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपए दे, और अगर नहीं देती है तो हम लोग ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करें। मान्यवर, हमारी संयुक्त विकास पार्टी ने ये ज्ञापन देने का काम शुरू किया हुआ है पत्रकार बंधुओं के लिए, उनके बच्चों को, उनके लिए मुआवजे के, और सबसे पहले मेरे यहाँ देवबंद के अंदर से रैली निकलेगी और सबसे पहला ज्ञापन मैं दूंगा संयुक्त विकास पार्टी की तरफ से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इसके लिए मैं आपको तादिल से घोषणा करता हूँ कि आपकी कामयाबी रहेगी। और हम लोगों ने शपथ लिया हूं, हर जनपद में कम से कम 50 पत्रकार एक मंच पर आएंगे। जब ये रथ यात्रा निकलेगी 26 जनवरी को, उस रथ यात्रा पे राजेश कुमार सिद्धार्थ स्वयं सवार होंगे, और या तो मैं कफन बांध करके निकलूंगा, क्योंकि ये कफन तब तक नहीं उतरेगा, या तो मुझे झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाए, या तो मुझे इंसाफ दे दिया जाए। और ये 5 महीने तक ये रथ यात्रा हर जिले में 75 जनपदों में चले। बहुत सही, बहुत सही। ये 26 जनवरी की यात्रा होगी, और ये 26 जनवरी की यात्रा विधानसभा के सामने से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद हम लोग घोषणा करेंगे कि हमें लोकतंत्र बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र आजाद तो हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान के 4 रक्षक हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया, मगर हमें आज मीडिया को दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए हमें अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना होगा, क्योंकि आज हमारा ना तो विधायक बनता है, ना सांसद बनता है, ना एमपी बनता है, ना एमएलए बनता है, और हमारा पत्रकार चुप्पी साधे सारे जुल्म को सहता है। इसलिए मैं भाइयों बहनों बताना चाह रहा हूं, इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, आओ उठो जागो और एक साथ आ जाओ, और अभी समय है। सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाह रहा हूं, पत्रकारों के लिए, हित के लिए कोई भी मुद्दा उठा दो, अन्यथा एक दिन पत्रकार सड़कों पर उतर आएगा और अपने अधिकार को प्राप्त। आज जब वो पत्रकार जाता है, रोड क्रॉस करता है, तो उसे इतनी सुविधा नहीं दी गई है कि वो जा करके टोल को क्रॉस कर दे। इसलिए हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, एक मंच पर आइए और हम सभी लोग
अपने अपने जनपदों की जिम्मेदारी देंगे, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो। जो पत्रकारों के साथ काम करना चाहेगा उसे हम साथ में लाने का काम करेंगे और वो हमारे संरक्षक के रूप में काम करेंगे और हर जनपद से 5-5 लोगों को बनाएंगे, क्योंकि उस देश की जो हमने 26 जनवरी को यात्रा करने जा रहे हैं उन जिलों में प्रवेश करेंगे और ये लड़ाई आर पार, क्योंकि मैं जानता हूं लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के साथ अभियान शुरू करेंगे तो मैं जानता हूं मुझ पर हमला कराया जा सकते है, मेरी हत्या कराई दी जा सकती है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जा सकता है, मगर दोस्तों डरने की बात नहीं। ये कारवां यहां से चलेगा, अलीगढ़ पहुंचेगा, अलीगढ़ में भाई हिमांशु सर सवार होंगे, यहां से चलेगा भाई हमारे साथ अनिल जी होंगे, यहां से सीतापुर चलेगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी होंगे, यहां से चलेगा तो हमारे साथ हर साथी हर जनपद के साथी होंगे। इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कलम होगी, ये तोप और तलवार से कई गुना ज्यादा। इसलिए मैं साथियों से आपकी रैली में देहात का किसान ट्रैक्टर लेके शामिल होगा, ये हमारा वादा है आपसे। इसके लिए मैं आपको ये भी आपसे वादा है कि गोली एक को मार सकते हैं, 2 को मार सकते हैं, 3 को मार सकते हैं, कितने लोगों को मार सकते हैं। अंग्रेज से बढ़ के ये अंग्रेज नेता नहीं हो सकते हैं, जलियांवाला कांड भी नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा बूढ़ा नहीं है जो जलियांवाला कांड कर दे। मैं बताना चाह रहा हूँ गोली खाएंगे। नौशाद बाबू, मैं बताना चाह रहा हूँ जिस दिन पत्रकारों पर गोलियां चल जाएंगी उस दिन पत्रकार सरकार को 24 घंटे के अंदर धराशायी कर देंगे। ये ताकत है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, एक ताकत है मीडिया में। इसलिए मैं बताना चाहता हूं सभी साथियों से, दोस्तों हम उस महापुरुष को याद करते हैं नौशाद बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सपने को पढ़ता हूं। उन्होंने जब देखा था कि गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए थे तो उन्होंने कहा था, ये मेरे भाइयों, अगर इस जिंदगी के लिए जीना चाहते हो तो गीदड़ की तरह जी जाओ, ये गंदा पानी पी लो, आने वाले तुम्हारे बच्चे ना पिए, इसके लिए तुम महदा तालाब पे लड़ाई करो। और उन्होंने महदा तालाब पर लड़ाई लड़ी और पानी नहीं बल्कि पूरे अधिकार पाले। आज इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को कोई ना कोई बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा, कोई ना कोई छत्रपति साहू जी महाराज बनेगा, कोई ना कोई गांधी जी बनेगा, कोई ना कोई संत बनेगा, कोई तो स्वामी विवेकानंद बनेगा। हमारे सभी साथी हैं, कोई तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस बनेगा और कोई भगत सिंह आजाद बनेगा, कहीं अलग से नहीं आएंगे। मैं जानता हूं जब मैं निकलूंगा घर से 26 जनवरी के पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है मुझे गिरफ्तारी कर लिया, मगर मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं पत्रकार साथियों से, अगर आप लोग थोड़ा भी धैर्य बनाए रखें और अपने अपने जनपदों का एक कार्य शुरू कर दें और हम अपने 5-5 पत्रकारों को जोड़ने का काम कर ले, निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा संगठन तैयार होगा और इससे बड़ा कोई नहीं। 26 तारीख में सबसे पहला सीना नौशाद त्यागी का होगा पत्रकार बंधुओं के लिए, लाठी और गोली खाने के लिए सबसे पहले जल्लूस में शामिल होगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। ये पूरे देश के पत्रकार, पूरे प्रदेश के पत्रकार 26 जनवरी को हम अपनी आजादी के लिए अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में एक मांग करेंगे कि हमें अभी आजादी अधूरी है, हमें आजादी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान ने मुझे तो आजादी दे दिया मगर आज तक हमें आजादी नहीं मिल पाई। गुलाम नबी जी, गुलाम नबी जी, गुलाम नबी जी, कृपया अपना माइक बंद करें। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं जब हमारे पत्रकार साथी इंकलाब करेंगे, क्रांति लाएंगे तो निश्चित रूप से पत्रकार साथी जागेंगे और हर जगह पर संगठन को मजबूती मिलेगी और संगठन मजबूती नहीं, ये 26 जनवरी को एक कारवां होगा, 26 जनवरी को इतना धराशायी होगा, 26 जनवरी को एक क्रांति आएगी जो पूरे देश के अंदर चलेगी और हमने ये कारवां को शुरू कर दिया, इस कारवां को मैंने चालू कर दिया और ये कारवां सोशल मीडिया के साथ साथ सभी प्रिंट मीडिया पर एक साथ निकलेगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रेस पर। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जो हम उन लोगों को आह्वान करने चाहते हैं जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं,
हम उन लोगों को आह्वान करना चाहते हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोगों में न्याय की आस्था रखते हैं, उन लोगों को आह्वान करना चाहते हैं। और वो लोग कतई ना मेरे संस्था में और ना तो मेरे साथ जुड़े जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, जुल्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, अन्याय को बढ़ावा देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, फांसीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ ना जुड़े, हम ऐसे लोगों से काफी दूर रहना चाहते हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, विचारों को सैल्यूट है सर। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब जब देश में क्रांति आई है तब तब गरीब का बेटा ने क्रांति लाया है, कोई बड़ा बेटा क्रांति नहीं लाया है। चाहे आप इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, भारत का संविधान लिखने वाला गरीब का बेटा है, अमेरिका का संविधान लिखने वाला गरीब का बेटा है, करगिल की युद्ध में तिरंगा फहराने वाला मनोज पांडे गरीब का बेटा है, कोई आसमान से टपकने वाला नहीं है। और इसके पहले जिस आजादी की लड़ाई लड़े थे वो भी हमारे साथ गरीब के बेटे ने ही विजयी। इसलिए मैं चाहता हूं, वाला ही इतिहास लिखता है सर। इसलिए मैं चाहता हूं भाइयों, मेरी उम्र आधी कट चुकी है, मैं चाहता हूं कुछ ऐसा करके जाऊं कि आने वाले समय में आप लोगों को कम से कम याद किया, आपको ये याद करें, इतिहास लिखने से पहले ये याद करें कि कोई क्रांतिवीर पैदा हुआ है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मांग किया। इसलिए मैं चाहता हूं सभी साथियों से सादर प्रणाम करके कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ की पहली यात्रा होगी, देश की सबसे बड़ी यात्रा होगी, जो मीडिया जगत की होगी, जो इतिहास और गिनीज बुक में लिखी जाएगी। और ये यात्रा 75 जिलों में एक साथ होगी और ये हमारी यात्रा 75 दिन चलेगी। ये मैंने निर्णय लिया, ये निर्णय लिया हूं कि ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, ये यात्रा क्रांति की यात्रा होगी। और तब तक मुझे साल में 3 यात्राएं करनी है। पहली यात्रा मुझे लगभग 3 महीने लगेंगे, दूसरी यात्रा 3 महीने लगेंगे और तीसरी यात्रा 3 महीने लगेंगे। मुझे 1 साल तक घर की रोटी नहीं खानी है, ये मैंने कारवां लेकर के चलना चाहिए। अब हमें कितने साथ देंगे? हम जिस जगह रुकेंगे हम वहीं पर हम लोगों के साथ मांगेंगे, भाई अपने भाई को कुछ सहयोग करो। हम मांग करेंगे कि क्रांति चाहते हो तो सहयोग करो। हम मांग करेंगे कि देश की एकता चाहते हो तो मांग करेंगे। हम चाहते हैं अपना प्यार और स्नेह दो, इसके लिए हमें साथियों को एक मंच पे आना होगा। हमें एक सभी दलों को मैं आह्वान करूंगा, सभी व्यक्तियों को आह्वान करूंगा, सभी भारत के नागरिकों को आह्वान करूंगा कि लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ में साथ दें। और ये कार्यक्रम हम लोग दिसंबर में फाइनल करेंगे मीटिंग में, और जनवरी को 26 जनवरी को ये रथ यात्रा राजधानी लखनऊ से चलेगा और ये पूरे भारत के हिस्सों। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार भाइयों को ढेर शुभकामनाएं। मुझे आशा ही नहीं भरोसा है कि एक दिन होंगे कामयाब हम सभी, और सभी पत्रकार साथियों के साथ साथ सभी जनता को मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूं। सभी को शुभ रात्रि। कल हम सभी लोग भागीदारी लेंगे, फिर हम कल लोग आएंगे। मगर इसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस क्रांति भरी विचारों को आप लोग अधिक से अधिक अपने अपने 5-5 ग्रुपों में शेयर करेंगे। और हमारे साथ 69 साथी जुड़े हुए हैं, मतलब 69 साथी जुड़े हुए हैं। ये 69 साथी जरूर देखेंगे और इस पर हमें विचार करेंगे। कमेंट करें, अगर अच्छा कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट करिए, अगर बुरा कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये अभी लाइव हो जाएगा और ये लाइव हमसे कट जाएंगे, मगर अभी ये YouTube पे लाइव चल रहा है। कृपया YouTube पे अपना कमेंट जरूर करेंगे, मुझे आशा ही नहीं भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सभी साथी अपने अपने फोन पर YouTube पर अब तक टीवी लिखेंगे और हमें विचार लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि हम अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, ढेर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाई शिवानी शर्मा जी कर रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं भाई, कृपया लाइव भी आने कट कर। दया शंकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दया शंकर जी भाई
लिखा है, इनको धन्यवाद दूंगा। और मैं नेट की समस्या है, डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि नेट की समस्या है, तो डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ